हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम इस बुक को कंप्लीट कर रहे हैं, भारत की राज व्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत की लिखी हुई बुक है। तो आज हम इस बुक की 6 यूनिट पढ़ने वाले हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है आपकी नागरिकता। ठीक है, सिटीजनशिप क्या है और हमारे भारतीय संविधान में कौन भारतीय नागरिक है और कौन भारतीय नागरिक नहीं है, इन सब पे इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो चैप्टर आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस 6 चैप्टर को हम। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि जिनके पास ये बुक नहीं है वो बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नागरिकता। तो हम पहले इसका अर्थ एवं महत्व पढ़ते हुए चलते हैं। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में 2 तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। देखिए, भारतीय जो नागरिक होंगे या किसी भी देश के जो नागरिक होंगे, उनका पूरा अधिकार होता है अपने राष्ट्र पर, अपने देश पर। अब आगे बात करते हैं कि दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, यानी कि अगर कोई बाहर से आके बसा है तो वो विदेशी कहलाता है। इनकी 2 श्रेणियां होती, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। ये विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अब आगे हम बात करते हैं धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरोध अधिकार अनुच्छेद 15 के अनुसार। लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के अनुसार। वाक्य स्वातंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अनुसार। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 के साथ। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। संसद एवं राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कि भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कौन उम्मीदवार है, तो भारत में प्राकृतिक रूप से, यानी कि अगर किसी ने बाहर से भी आके इंडिया में वो रह रहा है और उसने सही तरीके से, लीगल तरीके से सिटीजनशिप हासिल कर ली है, तो वो भी मतलब यहाँ से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो जन्म से केवल अमेरिकी हो, यानी वो बाहर से बिल्कुल भी ना आया हो, भले उसे बाद में अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई हो, लेकिन वो अगर उसकी पैदाइश अमेरिका में नहीं है और वो जन्म से अमेरिकी नहीं है, तो वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिकता के बारे में संविधान के किस भाग में चर्चा की गई है, तो भाग 2 में। और अनुच्छेद 5 से 11 तक अगर जो बात की गई है वो केवल और केवल सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बन सकते थे। जब हमारा संविधान बना उसके अनुसार एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता भी किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अब आगे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्य भारत में निवास किया। प्रवसन यानी कि माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जब इंसान जाते हैं तो, ठीक है, तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो और वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है।
अब तीसरी शर्त क्या है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये तो सीधी सी बात थी कि जो जो भारत में रह रहा हो वो भारतीय है, लेकिन उस समय अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ, यानी 2 नेशन थ्योरी हुई और भारत और पाकिस्तान बट गए। तो उस समय भी बहुत से सवाल ये उठ रहे थे कि कैसे नागरिकता दी जाए भारत के लोगों को, और जो विभाजन के समय चले भी गए अगर वो वापस आना चाहते हैं और अगर उन्हें सिटीजनशिप दी जाती है तो कैसे दी जाए, पंजीकरण क्या हो, उन्हें कितने दिन तक यहाँ रहना पड़ेगा, इन सब पे यहाँ चर्चा की गई है। आगे देख सकते हैं कि नागरिकता संबंधित अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है वह ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। संसद को यह अधिकार, यानी पार्लियामेंट को मैं बात कर रही हूँ, कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। अब आगे हम बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। अब इसमें क्या बात हुई है, तो नागरिकता का क्या अर्जन है इस पे बात करते हैं हम। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। 5 क्या बताता है भाई, 5 शर्तें और बता रहा है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण और प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। क्या 5 शर्तें हैं इसकी, तो ये वंशानुगत हो जन्म से, या पंजीकरण हो, या प्राकृतिक अगर हम देख सकते हैं, एवं क्षेत्र के समाविष्टि करने के आधार पर हो। तो यानी कि ये शर्तें इसकी मानी जा सकती हैं कि वंशानुगत हो या फिर पंजीकरण करवा के आप आए हों, यानी कि आपकी पीढ़ियाँ यहाँ पे रह रही हों, या तो फिर अगर देखा जा सकता है कि क्षेत्र के आधार पर, यानी किसी क्षेत्र को अगर सम्मिलित किया गया तो उस आधार पर। अब यहाँ पे एक एक चीज़ों को हम बात करते हैं। जन्म से क्या है, तो जन्म से भाई अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप भारतीय नागरिक ही हुए, कहीं भारत के तो बाहर के तो होंगे नहीं। तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब बात करते हैं वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो और वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। अब आगे बात करते हैं 3 दिसंबर 1904 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण ना करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो। आगे देख सकते हैं पंजीकरण द्वारा, तो पंजीकरण की क्या इसमें शर्तें हैं। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति, केंद्र सरकार क्या करी कि आवेदन अगर उसके पास प्राप्त हो गया तो किसी भी व्यक्ति, यानी वो अवैध प्रवासी ना हो, यानी किसी इलीगल तरीके से ना घुसा हो भारत में। जैसे कि एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, यानी तारों के नीचे से ना आया हो, वो यहाँ पे सही लीगल तरीके से इंडिया में रह रहा हो प्रवास करके, तो भारत के नागरिक के रूप में उसे पंजीकृत कर सकती है। लेकिन अगर वो इलीगल तरीके से आता है तो इसका कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। शर्त ये है कि वो पहले 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो, यानी जब उसने पंजीकरण करवाया उससे पहले वो 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। यदि अगर कोई भारत का नागरिक बाहर से आया हुआ है और भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे भारत के किसी नागरिक से विवाह करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो।
आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब बात करते हैं प्राकृतिक रूप से, यानी कि हमारे यहाँ जन्म से भी जो व्यक्ति है और जो प्राकृतिक रूप से भी है वो दोनों ही लोग राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जैसे पढ़ा था कि अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो जन्म से अमेरिकी है केवल वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध रूप से प्रवासी ना हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो, यानी उसकी एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए। ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी कि क्या करना है कि अगर आपने किसी अन्य देश के नागरिक हो और भारतीय नागरिकता के लिए आप प्लस आवेदन भी कर रहे हो, यानी कि प्राकृतिक रूप से, तो आपको चीज़ें ये हैं कि आपको उस देश की नागरिकता को पहले त्यागना पड़ेगा, तब आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत से में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्ति का निकाय में हो वह प्रवेश या उसे जारी रखे। आगे देख सकते हैं कि हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर या एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंधित। तो इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। अब बात करते हैं क्षेत्र समाविष्टि द्वारा क्या इसमें प्रावधान है। किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। यानी कि अगर क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर अगर मैं बात करूं कि कोई भी क्षेत्र अगर भारत में सम्मिलित होता है तो वहां के जो नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक बन सकते हैं क्षेत्र समाविष्टि के द्वारा। अब बात करते हैं असम समझौते से क्या यहाँ पे सीख मिलती है हमें। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या प्रावधान है असम समझौते से। तो असम समझौते से आश्रित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान, यानी नागरिकता में कुछ संशोधन किए गए। तो नागरिकता अधिनियम 1985 के तहत असम समझौते यानी विदेशी मुद्दों पर आश्रित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान यहाँ पे उल्लिखित हैं। तो असम में समझौते में हम क्या देखते हैं कि क्या प्रावधान है। भारत मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से साधारणतः असम के निवासी हैं, उनको 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया, उसको स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच, लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि हमें नागरिकता तो मिल गई, अब नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि अपनी मर्जी से भी हम नागरिकता समाप्त कर सकते हैं, हमें बर्खास्त भी किया जा सकता है, हमें वंचित भी किया जा सकता है। तो इन सब पे हम बात करते हैं कि स्वैच्छिक त्याग, यानी एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो और ऐसी घोषणा के उपरांत भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है।
बर्खास्तगी के द्वारा क्या हो सकता है भाई? तो कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत में युद्ध में व्यस्त भारत वंचित करने द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यानी कि उसे क्या किया जाएगा? अगर वो फर्जी तरीके से नागरिकता से प्राप्त किया, यानी किसी गलत तरीके से, जैसे मैंने बताया कि तारों के नीचे से, जैसे उसमें बताया गया था उस मूवी में बजरंगी भाईजान में, तो अगर इस तरीके से इलीगल तरीके से अगर आपने भारत की नागरिकता हासिल की है तो वह आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। और यदि आपने संविधान के प्रति कोई अनादर जताया तो आपको नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। अब बात करते हैं हम कि एकल नागरिकता क्या है। तो यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए यहाँ संघीय राज्य कौन सा? अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। हम एकल नागरिकता की बात कर रहे हैं। भारत में अगर हम बात करते हैं तो भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और, निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत, स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। क्या देख सकते हैं हम यहाँ पे कि संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है जहाँ किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियाँ या नियुक्ति से अलग सुविधा मिले, तब हम इस पर बात करते हैं। अब आगे हम देख सकते हैं संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म, संबंध या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला ना हो। अब आगे बात कर सकते हैं एकल नागरिकता में कि निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। अब आगे बात कर सकते हैं 4th पॉइंट पे 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के निवासी हों और ऐसे स्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना। अब आगे बात कर सकते हैं राज्य सरकार की सेवा में रोजगार, राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना, राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार हो। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35(1) पर आधारित थे। यह अनुच्छेद संविधान जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो सकते हैं, तो उस पर हम बात कर रहे हैं कि आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। यानी 370 की बात करें तो इसमें सुधार हुआ, तो इससे विशेष दर्जे की स्थिति छीन ली गई। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एंड कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इसे विशेष दर्जे को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। यानी पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर एक विशेष स्टेट था, एक स्पेशल स्टेट के तहत इसे दर्जा मिला था कि कोई भी जम्मू एंड कश्मीर में जाके ज़मीन नहीं खरीद सकता, कोई भी भारतीय जो भी अलग स्टेट में रह रहा हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर वाले पूरे भारत में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं। वो भारत के किसी भी स्टेट्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वाले जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। काफ़ी चीज़ें थी, उसे स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, लेकिन इन सब चीज़ों को हटा दिया गया 370 के तहत। विदेशी भारतीय नागरिकता, तो सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय
डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को ही। उसी के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के मामले में कुछ अपवाद हैं, प्रावधान किए गए जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता यानी OCI संबंधित प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिक कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की, जिसमें PIO कार्ड स्कीम या OCI कार्ड स्कीम को मिलाया गया। दोनों ही कार्ड स्कीम को इसमें क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद OCI कार्ड स्कीम को 2/12/2005 में शुरू किया गया था। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थी। वैसे OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे कि आवेदकों को भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा OCI को मिलाकर एकल स्कीम सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया, यानी दोनों को ही एक सूत्र से बांध दिया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। PIO स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9/1/2015 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि कार्ड होल्डर के बारे में क्या निबंधन है। तो भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अहर था, जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र या पुत्री या पौत्र या पौती या पौत्र यानी कि उनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर में से कोई हो, तो कि कोई व्यक्ति जो धारा A में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो अथवा कोई व्यक्ति जो नाबालिग बच्चा हो उसके माता पिता भारत के नागरिक हों अथवा दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का यानी हस्बैंड और वाइफ में अगर हम देख सकते हैं, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी का विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो, यानी शादी क्या उनकी कम से कम 2 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक पहले की स्थिति रही हो। अब विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त करने के अधिकार के बारे में हम अगर बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे। क्या क्या अधिकार नहीं होंगे इनके भाई? तो उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा, वह राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर नहीं होगा, वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अहर नहीं होगा, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अहर नहीं होगा। यानी कि मैंने बताया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कौन, बस 2 ही लोग बन सकते हैं, या तो वो जन्म से भारतीय हो या तो प्राकृतिक रूप से, लेकिन यहाँ पे तो कार्ड होल्डर के द्वारा नागरिकता प्राप्त है। अब वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अहर नहीं होता, वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। आगे देख सकते हैं, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी अहर नहीं होगा, वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए भी अहर नहीं होगा, वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामलों से संबंधित पद के लिए अहर नहीं होगा, जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश ना दे दे। अब बात कर सकते हैं कि किसी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग, विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग क्या है, कैसे होगा? तो यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता
तब उसका विदेशी मूल की उसकी पति या पत्नी जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया, उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। अब आगे देख सकते हैं विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई हो, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की हो, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंतर्गत 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, अथवा भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते कि उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो, ये रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगी आपको, जो है हमारे मौलिक अधिकार, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।